पॉलिसी से पीछे हटेगा या पाकिस्तान की पोजीशन में कोई और भी तब्दीली आप एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, अगर सऊदी अरब पाकिस्तान को कॉल करता है कि आपने सऊदी अरब में आके हमें डिफेंड करना है, तो फिर पाकिस्तान के पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान फिर जाएगा वहाँ पे। लेकिन ये डिफेंस होगा, क्योंकि जो मुआहदा है वो डिफेंस एग्रीमेंट है, वो अफेंस एग्रीमेंट नहीं है। पाकिस्तान हमला नहीं करेगा ईरान के ऊपर, लेकिन अगर कोई सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान उसको डिफेंड ज़रूर करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिकन जो हैं उनका वहाँ पे मौजूदगी है, लेकिन इक्विपमेंट है उनका, लोग भी उनके हैं। लेकिन सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि वो लोग विजिबल हों या अमेरिकन जो है वो नज़र आए हर जगह पे कि वो बंदूकें लेके, राइफलें लेके या मिसाइल लेके या रॉकेट लेके वो सड़कों के ऊपर खड़े हैं, और वो भी हरमैन शरीफ फैन के अंदर। तो वहाँ पे ज़ाहिर है आपको एक मुस्लिम आर्मी चाहिए। तो इस वक्त 3 आर्मीज़ हैं जिनको ये टास्क दिया जा सकता है। एक मिस्र है, लेकिन मिस्र के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद सऊदी अरब को नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के पहले भी मिस्र के साथ ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा इसराइल के साथ है, उसके साथ टिल्ट है उसका, और उसका प्रॉपर एग्रीमेंट भी है। तो सऊदीज़ अवाम जो है वो पसंद नहीं करती मिस्रियों को। दूसरा तुर्किया है, लेकिन तुर्किया के साथ सऊदी अरब का एक पुराना प्रॉब्लम है, क्योंकि 500 साल जो हिजाज है वो सारा आप ये समझ लें कि इराक़ और ईरान के बॉर्डर से लेके वो जॉर्डन तक, बल्कि बैतुल मक़दस तक सारा इलाका जो है वो तुर्किया सल्तनत का, उस्मानी सल्तनत का हिस्सा था। तो वो ज़ाहिर है इन तमाम अरबों ने उस्मानी खिलाफत से आज़ादी हासिल की है, तो एक दरमियान में एक नफ़रत की दीवार मौजूद है। तो तुर्किया जो है उसकी तरफ भी सऊदी अरब नहीं जाएगा। और तीसरा जो मुल्क बचता है वो पाकिस्तान बचता है, और पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा भी है। तो डेफिनेटली फिर सऊदी अरब पाकिस्तान को कॉल करेगा, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेगा, और पाकिस्तान ज़ाहिर एक मुआहदे के अंदर है, पाकिस्तान को वहाँ पर जाना पड़ेगा। वैसे तो हमारी वहाँ पे सिंबॉलिक प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद है, एक डिवीजन फौज पहले से है, और एयर फोर्स जो है वो भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद है सऊदी अरब के पास। मेरा ख्याल है शायद 2 अड्डे हैं हमारे पास वहाँ पे, जहाँ पे हमारी एयर फोर्स के लोग मौजूद हैं। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये उड़ती उड़ती मैंने बात सुनी है कि वहाँ पे हमारी प्रेजेंस मौजूद है। तो इस प्रेजेंस को फिर बढ़ाना पड़ेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को अनाउंस करना पड़ेगा कि जनाब हम यहाँ पे आ गए हैं और हम अब सऊदी अरब की हिफाजत कर रहे हैं। और फिर मकामात पाकिस्तान को बताने पड़ेंगे कि किस किस मकाम पे पाकिस्तानी फ़ौज मौजूद है, और फिर ईरान को भी बताना पड़ेगा, और दूसरे जो ममालिक हैं जो सऊदी अरब के ऊपर हमला कर सकते हैं उन्हें भी वार्निंग देनी पड़ेगी कि अब हम यहाँ पे हैं, और अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो वो सिर्फ सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं होगा, वो हमारे ऊपर भी होगा, या अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं होगा, सऊदी अरब के ऊपर भी होगा। तो फिर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन जो है वाज़ेह करनी पड़ेगी। लेकिन अब अगर ये सालसी से पाकिस्तान पीछे हटता है और ईरान की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आता, तो फिर ये खुली जंग शुरू हो जाएगी। फिर ये अरबों के ऊपर बराह रास्त अटैक होंगे, फिर सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक होगा। ये आप ज़हन में रखेंगे, क्योंकि फिर ईरान सब्र नहीं करेगा, फिर ईरान जो उसकी तरफ से रिएक्शन आएगा, और एक लाइन में जितने भी ममालिक हैं फिर उसके ऊपर वो अटैक शुरू कर देगा। और ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि अब वो सऊदी अरब से पीछे हट सके। अच्छा चौधरी साहब, ज़रा इसको क्या आपके मुशाहिदे से ये यकीनी तौर पे चीज़ गुजरी होगी कि ईरान के अंदर भी एक कहा जाता है कि एक डीपनिंग क्राइसिस मौजूद है, कि जो ईरानी सदर हैं उनकी पोजीशन में फ़र्क है, और वो शायद एक्यूज़ भी कर रहे हैं। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें वो ये एक्यूज़ कर रहे हैं जो ईरान के IRGC के कमांडर्स को कि आप सीज फायर के इम्कानात को आप डिवाइड है वहाँ पे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बड़ी खौफनाक डिवाइड है सर। ठीक, तो ये एक डीप स्टेट है, सीरियस डिवाइड है वहाँ पे। 2 गवर्नमेंट्स हैं, ये वहाँ पे 2 गवर्नमेंट्स हैं सर। एक गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिसको मसूद पज़ेश्कियान जो है वो हेड कर रहे हैं, और अब्बास अराग़ची साहब जो है ना उसके वज़ीर ख़ारजा हैं। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है मामलात को सेटल करना चाहती है। वो समझती है कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या हम जंग से पहले समझौता कर लें, मुआहदा कर लें और आपको बचा लें, या फिर जंग के बाद जब हमारे पास कुछ ना बचे, ना पुल हो, ना कोई यहाँ पे पावर प्लांट हो, ना यहाँ पे इंटरनेट हो, ना यहाँ पे पानी के कुएँ हो, और हर तरफ जो है बारूद हो, बदबू हो, लाशें हो, और उसके बाद हम मुज़ाकरात कर लें। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास दरमियान का ऑप्शन कोई नहीं है, हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि हम किसी तरीके से अपने मुल्क को बचा लें, और वो मामला सेटल करना चाहते हैं। इस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो राब्ते में है यही लोग हैं। और दूसरी जो गवर्नमेंट है वो पासदारान की गवर्नमेंट है, लेकिन पासदारान जो है उनके पास पावर है, गवर्नमेंट नहीं है। और ये जो मसूद पज़ेश्कियान है इसके पास गवर्नमेंट है लेकिन पावर नहीं है।
तो वहाँ पे ये क्राइसिस है। और पासदारान जो है उनको डेवलप ही इस तरीके से किया गया है कि उन्होंने शहीद होना है, उन्होंने या जान देनी है या फिर जान लेनी है। तो उनके पास कोई ग्रे एरिया नहीं है कि हमने कोई दरमियान का रास्ता भी निकालना है। देखें, शहादत जो है वो मुसलमान के ईमान का हिस्सा है और हर मुसलमान जो है ना शहादत की मौत चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इंडिविजुअल और इनफरादी इशू है। अगर आप अकेले हों तो आप बेशक शहीद हो, लेकिन अगर आप लीडर हैं और पूरी कौम जो है वो आपके पीछे है या आपकी तरफ देख रही है, तो फिर आपको अपनी कौम के बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ आपको फिर इनफरादी जो हुक्म है उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये लीडरशिप जो है उसका इम्तहान है, क्योंकि 9 करोड़ लोग हैं और उनकी ज़िंदगियाँ इस वक्त दाव पे लगी हुई। तो मेरा ख्याल ये है कि ज़ौक़ शहादत से थोड़ा सा आगे निकल के सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि ये शहादत चाहते हुए अगर पूरे मुल्क को मरवा देते हैं, पूरे मुल्क को तबाह कर देते हैं और यहाँ पे खंडर होते हैं, वीरानी होती है, तो ये कोई अकल का सौदा नहीं है, कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं पहले भी एक मिसाल दे चुका हूँ, दोबारा आपके सामने मिसाल रख देता हूँ कि सिराजुद्दौला थे और उसके साथ टीपू सुल्तान थे। वो हमारी हिस्ट्री के बहुत बड़ी शख्सियात हैं। और टीपू सुल्तान की वो सेइंग के शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर होती है। इसमें कोई शक नहीं कि टीपू सुल्तान बड़े बहादुर आदमी थे, सिराजुद्दौला भी बड़े बहादुर आदमी थे। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी स्टेट जो थी वो बंगाल की स्टेट थी। उसके अंदर आप ये देख लें, पूरा बंगाल था और फिर यूपी था, जो आज का यूपी है, जो सबसे बड़ी स्टेट है, जिसकी आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है इंडिया के अंदर। ये दोनों स्टेट्स मिलके एक स्टेट बनती थी और सबसे ज़्यादा बड़ा ख़जाना भी उनके पास था, सबसे बड़ी फ़ौज भी उनके पास थी। सेम इसी तरह टीपू सुल्तान जो है बड़ा बहादुर आदमी था, वो फ्रेंचों को लेके आया, उसके जनरल फ्रेंच थे और उसने पहली मरतबा यहाँ पे बारूद की फैक्ट्रियाँ लगाई थी इंडिया के अंदर। लेकिन उनकी गलती की वजह से क्या हुआ, वो शहीद हो गए। शहीद तो हुए, साथ पूरी स्टेट ख़त्म हो गई। अब बंगाल के पास सिर्फ एक सेइंग रह गई है कि जो शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। गोरा जो है उनकी तलवार तक उठा के ले गया था और बाद में वो नीलाम हुई थी, तो वो पूरी स्टेट ही ख़त्म हो गई। फिर पूरी बंगाल की स्टेट ख़त्म हो गई। सिर्फ ये स्टेट ख़त्म नहीं हुई उसमें मुनीब साहब, उसके बाद फिर गोरा आया, उसने पहले जो साउथ था उसके ऊपर कब्जा किया और उसके बाद वो दिल्ली आया। दिल्ली आकर उसने मुग़ल सल्तनत ख़त्म कर दी और फिर पूरे सब कॉन्टिनेंट के लोगों को 150 साल लग गया गोरे को यहाँ से निकालने के लिए। तो वो मसला ये होता है कि आप तो शहीद हो जाते हैं, आपकी जो कोटेशंस हैं वो दीवारों पर भी लिखी जाती है, लेकिन स्टेट कहाँ होती है? तो स्टेट को कुर्बान नहीं करना चाहिए, स्टेट को बचाना चाहिए। ईरान इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल ये है कि वो उस लेवल तक चले गए हैं कि जिसका पूरे आलम इस्लाम को नुकसान होगा। इस वक्त ईरान जो है वो ऑलमोस्ट मुसलमान पावरों की सुपर पावर है, ठीक हो गया, मुस्लिम वर्ल्ड की सुपर पावर है। लेकिन वो खत्म हो जाएगी तो उसके बाद पूरी मुस्लिम उम्मा को नुकसान होगा, पूरी मिडिल ईस्ट को नुकसान होगा। इस साइड से ईरान जाएगा, उस साइड पे मिडिल ईस्ट जाएगा। ठीक, न्याई साहब शुक्रिया सर आपका। ये जो अमेरिकी सदर के हर रोज एक नया थ्रेट आती है और आज जो उनका नया ट्वीट है जो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि आज एक पूरी सिविलाइजेशन मर जाएगी और कभी वापस नहीं आ पाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ये हो, लेकिन शायद ये हो जाए।